तो सबसे पहले बात आती है कि इकोसिस्टम कहते किसे हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब रहता है ऐसी जगह जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स साथ में रह सकें। द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड इकोसिस्टम। मतलब कि जहाँ पे लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दोनों साथ में रह सकें उन्हीं को हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं। All the interacting organism in an area together with non-living constituent of a environment forms ecosystem। तो जहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग चीज साथ में रह रही हूँ उसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। एग्जाम्पल फॉरेस्ट, पॉन्ड, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं इकोसिस्टम के। उसी तरीके से एवरीथिंग दैट सराउंड अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये तुम लोग पहले क्लासेस में भी पढ़ चुके हो। तो जितनी भी चीज़ें तुम लोग देखते हो चारों तरफ उसी को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, इंक्लूडिंग बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। देखो लिविंग को हम लोग बायोटिक बोलते हैं। बायोटिक मतलब कि जो चीज़ें लिविंग हैं, और नॉन लिविंग को हम लोग एबायोटिक बोलते हैं। एबायोटिक मतलब जो डेड है, मतलब जो लिविंग नहीं है, जैसे सॉइल, वाटर, एयर, इनको हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स बोलेंगे यानी एबायोटिक बोलेंगे। तो इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। तो इसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम ना दो टाइप के होते हैं। पहला हो गया नेचुरल इकोसिस्टम और दूसरा हो गया आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम नेचुरल मतलब जो अपने आप एग्जिस्ट करती हैं, जो गॉड मेड है, जैसे कि फॉरेस्ट, लेक, ओशन, ये सब हम लोगों ने नहीं बनाया, ये भगवान ने बनाया हुआ है। तो इन्हीं को हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं कि जो अपने आप, द इकोसिस्टम विच एग्जिस्ट इन नेचर बाय इट्स ओन, अपने आप एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं। उनमें हमारा कोई रोल नहीं, ह्यूमन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, वो अपने आप सस्टेन करती हैं। उसी तरीके से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम उन्हें बोलते हैं जो मैन मेड है, जिन्होंने जो हम लोगों ने बनाया है। एग्जाम्पल क्रॉप फील्ड, एक्वेरियम, गार्डन, जू, तो ये सारी के सारी चीज़ें मैन मेड हैं, तो उन्हीं को हम लोग आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। मैन मेड इकोसिस्टम आर कॉल्ड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। सो इकोसिस्टम दो टाइप के हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में। मतलब कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो किन किन चीज़ों से बना है। तो ये तो हम लोग पहले ही देखें कि हमारे इकोसिस्टम में एबायोटिक और बायोटिक चीज़ें रहती हैं। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग है, जैसे एयर, वाटर, लैंड, और बायोटिक मतलब जो लिविंग है। अब हम लोग एक एक करके डिटेल में इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑफकोर्स बायोटिक और एबायोटिक के बारे में। तो बायोटिक कंपोनेंट किन्हें बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट किन्हें बोलते हैं? जो नॉन लिविंग है। एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, लाइट, टेम्परेचर, ये सब के सब एबायोटिक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब कि किन किन चीज़ों से हमारा इकोसिस्टम बना हुआ है। उसी तरीके से बायोटिक किन्हें बोलेंगे? जो लिविंग है, जैसे प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे लिविंग थिंग्स हैं, इनको हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। एक मिनट का एक छोटा सा ब्रेक है। तुम लोगों को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी कि अभी अनअकैडमी सेलिब्रेट कर रहा है लर्निंग फेस्टिवल। इसमें आपको 45 डे का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 299 में मिल जाएगा। और अगर आप ये कोड यूज़ करेंगे MSP K10 तो आपको एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अब आपको 45 डे का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 270 में मिल जाएगा। और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ है, इतने कम में कभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है। बट ये जो ऑफ़र है सिर्फ और सिर्फ 30 अप्रैल तक वैलिड है। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है। तो जो बच्चे देखना चाहते थे कि प्लस सब्सक्रिप्शन होता कैसे है, उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं, कैसे टेस्ट होते हैं, तो वो बच्चे अभी सब्सक्रिप्शन लेके देख सकते हैं। 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेके सब कुछ डिस्कवर करें और बाद में अच्छा लगे तो इसको इंक्रीज़ करवा सकते हैं। आप प्लस प्लेटफॉर्म को डिस्कवर कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें।
तो इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाके चेक करें और अगर पसंद आए तो ज़रूर से इसको ख़रीदें। और ख़रीदते वक्त कोड यूज़ करना MSP K10, इससे 10% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और आपको 299 की बजाय आपको जो सब्सक्रिप्शन है 270 में मिल जाएगा। तो यही सारी इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को देनी थी। तो इसी के साथ हम लोगों की इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। अब हम लोग वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बायोटिक कंपोनेंट्स आर फर्दर डिवाइडेड। अब न्यूट्रिशन का मतलब कि वो खाना कैसे लेते हैं, जितने भी बायोटिक कंपोनेंट हैं वो खाना कैसे लेते हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने 3 कैटेगरी बनाई हुई है। पहला हो गया प्रोड्यूसर, दूसरा हो गया कंज्यूमर और तीसरा हो गया डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर किसे बोलते हैं? जो भी अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग प्रोड्यूसर बोलते हैं। और हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग बायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट को यूज़ करके। जैसे एबायोटिक मतलब एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसी को तो हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर मतलब कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो गया? प्लांट्स। कंज्यूमर हम लोग उन्हें बोलते हैं जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ऑल एनिमल्स विच डिपेंड्स ऑन प्रोड्यूसर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर फूड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर। तो हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी हम लोग कंज्यूमर हैं। हम लोग फूड पे ही डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स ना क्लीनिंग का काम करते हैं। तो जितने भी डेथ एंड डिकम्पोज चीज़ें होती हैं, मतलब डेथ और डिके चीज़ें होती हैं, उन सबको डिकम्पोज करने का काम करते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोज करने का मतलब है कि बड़े से मॉलिक्यूल को, कॉम्प्लेक्स से मॉलिक्यूल को छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल में तोड़ देना, इसी को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? वो बड़े से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया बैक्टीरिया और फंजाई, और दे हेल्प इन रिप्लेसमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम लोगों ने, जैसे कि यहाँ पे ये हाथी है, ठीक है, ये एलिफेंट ने बहुत सारी चीज़ें खाई तो सारे के सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर चले गए। अब ये जब मर जाएगा तब इस पे डिकम्पोजर्स एक्ट करेंगे और इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे, मतलब मिट्टी में मिला देंगे, कहने का मतलब है। तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने भी न्यूट्रिशन होंगे वो वापस से सॉइल में चले जाएंगे। तो ऐसे ही डिकम्पोजर ही न्यूट्रिशन साइकिल बनाते हैं। तो डिकम्पोजर्स क्लीनिंग जॉब करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर पूरी जगह ऐसे ही डिकेई चीज़ें पड़ी रहेंगी, डेथ और डिकेई चीज़ें। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंज्यूमर को डिवाइड करते हैं। तो कंज्यूमर क्या थे? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, वो प्रोड्यूसर पे डिपेंड करते थे खाने के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो हर्बीवोर जो रहते हैं, अब कंज्यूमर को हम लोगों ने 4 टाइप में डिवाइड किया है: हर्बीवोर्स, कार्निवोर, ओमनिवोर और पैरासाइट। ये तुम लोग पहले भी आगे पढ़ चुके हो, तो बस मेरी यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन हो रहा है। तो हर्बीवोर्स उन्हें बोलते हैं जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, मतलब जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं उनको हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं। गोट, डियर, काऊ, इनको हम लोग हर्बीवोर बोलते हैं। कार्निवोर्स वो होते हैं जो मीट खाते हैं, फ्लैश मतलब होता है मीट। तो जो मीट खाते हैं उनको हम लोग कार्निवोर बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया टाइगर, क्रोकोडाइल, लॉयन, ये सब के सब क्या है? कार्निवोर है। ओमनिवोर्स उन्हें बोलते हैं जो दोनों खाते हैं, वो मीट भी खाते हैं और प्लांट को भी खाते हैं, तो उनको हम लोग ओमनिवोर्स बोलते हैं। तो ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। एग्जाम्पल है ह्यूमन बीज और बियर और क्रो, ये सभी ओमनिवोरस हैं। और पैरासाइट वो होते हैं जो दूसरों की बॉडी पे रहते हैं, और जिसके बॉडी पे रहते हैं ना उनको हम लोग होस्ट बोलते हैं। तो पैरासाइट जो है होस्ट की बॉडी में रहते हैं और उनका जो है फूड लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया लाइस, कसकटा और मॉस्किटो भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये सारी की सारी चीज़ें पैरासाइट। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं फूड चेन के ऊपर। तो फूड चेन का मतलब क्या है? इसका सीधा साधा मतलब है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है, फिर
ये किसी और ऑर्गेनिज्म के द्वारा खाया जा रहा है, फिर इसको कोई और खा ले रहा है, तो इसी को हम लोग फूड चेन बोलते हैं। मतलब एक दूसरे को खाने को ही हम लोग फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म इज ईटन ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। फॉर एग्जाम्पल ग्रास को किसने खाया? डियर ने खाया। फिर डियर को किसने खा लिया? लॉयन ने खा लिया। तो यहाँ पे एक दूसरे को खाने को ही हम लोग फूड चेन बोल रहे हैं। इसमें एक बात ध्यान में रखना है कि जो डियर है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रास को खा रहा है, और लॉयन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डियर को खा रहा है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक को ही खा रहा है, तो इसको हम लोग फूड चेन बोलते हैं। ए फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन ऑर्गेनिज्म ईट्स अनदर ऑर्गेनिज्म एज फूड। ठीक है, तो इन फूड चेन वेरियस स्टेप्स वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल। तो ये जो हर एक लेवल है, जैसे डियर एक लेवल पे है, लॉयन एक लेवल पे है और ग्रास एक लेवल पे है, इनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे 3 ट्रॉपिक लेवल हैं। फर्स्ट ग्रास वाला, डियर वाला और लॉयन वाला। तो इस जगह पे 3 ट्रॉपिक लेवल है। अच्छा, फूड चेन से एक बहुत अच्छा कॉमन सा क्वेश्चन आता है कि अगर क्या हो, मतलब अगर क्या हो कि अगर डियर मर जाएं, जितने भी डियर हैं वो सबके सब मर जाएं, तब क्या होगा इन्वायरमेंट में? तब इन्वायरमेंट जो है अनबैलेंस हो जाएगा। तब क्या होगा? लॉयन की जो पॉपुलेशन है ना वो कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसको कुछ खाने की चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि लॉयन तो डियर को खाता था। तो लॉयन जो है मरने लगेंगे भूख के मारे। पर वहीं दूसरी तरफ जो ग्रास है ना, ग्रास की पॉपुलेशन जो है बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ग्रास को कोई खाने वाला नहीं मिलेगा, तो इस वजह से क्या होगा? ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग याद कर लेना। अगर किसी भी फूड चेन के किसी भी ट्रॉपिक लेवल को हम लोग हटा देते हैं, तो उसके बाद वाले ट्रॉपिक लेवल की जो पॉपुलेशन है वो घट जाती है, क्योंकि उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिलता। जैसे यहाँ पे लॉयन को कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और उसके पहले वाले ट्रॉपिक लेवल की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उसको कोई खाने वाला नहीं रहता है। सो आई होप तुम लोगों को सारी की सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये जो तुम लोग देख रहे हो, तो ये है फूड चेन। जो पहला वाला है वो फॉरेस्ट फूड चेन है। तो ये रहा ट्रीज को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया, तो ये जो है ये फॉरेस्ट फूड चेन है। उसी तरीके से ये ग्रासलैंड फूड चेन है, और इसी तरीके से ये पॉन्ड फूड चेन है। और यहाँ पे स्कॉर्पियन का कोई काम नहीं, आई थिंक यहाँ पे स्मॉल फिश होनी चाहिए थी। ठीक है, तो स्कॉर्पियन नहीं आती है पॉन्ड फूड चेन में। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं फूड चेन के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनर्जी के ऊपर। तो ये हम लोगों ने पता किया है, मतलब ये तुम लोगों को पता ही है कि जैसे जैसे हम लोग एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल जाते हैं तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। और ये जो एनर्जी है ना, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो घटती जाती है। जैसे एग्जाम्पल सन, ठीक है, तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो सन से हम लोगों को लाइट मिलती है सनलाइट के फॉर्म में। तो सनलाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स। तो प्लांट्स जो ही हैं वो सनलाइट को कंज्यूम करते हैं और उसको फूड में बदल देते हैं। मतलब कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट का यूज़ करके और फूड बनाते हैं। अब उसी फूड को हर्बीवोर्स खाते हैं, मतलब प्लांट्स को जो है हर्बीवोर खाते हैं। तो एक हम लोग हर्बीवोर का भी एग्जांपल ले लेते हैं, डियर। तो डियर हो गया हर्बीवोर। अब देखो, प्लांट्स अगर डियर जो है जब प्लांट को खाएगा ना, तो उसको सारी की सारी एनर्जी नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं 10% लॉ। मतलब कि अगर मान लो सनलाइट से प्लांट ने खाना बनाया और उसके पास टोटल 10,000 जूल की एनर्जी है। अब जब डियर प्लांट को खाएगा तो उसके पास कितनी एनर्जी बचेगी? इसका 10%, सिर्फ और सिर्फ इसका 10% जो है डियर के पास जाएगी एनर्जी। बाकी 90% एनर्जी प्लांट खुद अपने कामों में यूज़ कर लेगा। तो डियर के पास जाएगी इस चीज़ का 10%, वो हो जाएगा 10 में बस एक ज़ीरो काट देते हैं तो ये हो जाएगा 1000। तो डियर के पास सिर्फ और सिर्फ 1000 जूल ऑफ एनर्जी जाएगी अगर वो प्लांट को खाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी 90% जो एनर्जी है डियर अपने कामों में यूज़ कर लेता है। प्लांट जो है अपने कामों में यूज़ कर लेता है। जैसे रेस्पिरेशन हो गया,
ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, ग्रोथ हो गया, तो इन सारी चीज़ों में जो है 90% एनर्जी प्लांट यूज़ कर लेता है। उसी तरीके से डियर के पास कितनी एनर्जी पहुंची? 1000। आप कोई कार्निवोर जब डियर को खाएगा, जैसे लॉयन, तो जब लॉयन डियर को खाएगा तो लॉयन को भी सिर्फ और सिर्फ इसका 10% एनर्जी ही मिलेगा। मतलब लॉयन के पास अब 100 जूल ऑफ एनर्जी जाएगी। क्यों? यहाँ पे भी सेम केस होगा, सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, 90% एनर्जी डियर जो है अपने कामों में यूज़ कर लेगा। ठीक है, खेलने कूदने, दौड़ने भागने में, रेस्पिरेशन में, रिप्रोडक्शन में, तो इन सारी चीज़ों में डियर जो है एनर्जी यूज़ कर लेगा। और कुछ हीटिंग में भी चली जाती है, ठीक है, हीट लॉस भी होता है। तो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी लॉयन को। अब इसके ऊपर जो लॉयन को खाएगा, आई डोंट थिंक सो कि कोई लॉयन को खा सकता है, बट हाँ ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर बाई चांस ह्यूमंस खा लें लॉयन को, तो उनको कितनी एनर्जी मिलेगी? इसका 10%, मतलब सिर्फ और सिर्फ 10 जूल ऑफ एनर्जी ही उनको मिलेगी। तो इसी को हम लोग 10% लॉ बोलते हैं, जो यहाँ से प्रोड्यूसर से शुरू होता है, सनलाइट से नहीं। सनलाइट को की थोड़ी एक्सेप्शन केस रहती है। तो जो प्लांट है ना, सिर्फ और सिर्फ सनलाइट का 1% एनर्जी ही यूज़ कर पाते हैं। तो सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ प्लांट 1% एनर्जी ही कंज्यूम कर पाते हैं, और इसके 1% एनर्जी से ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। अब तुम लोग देख रहे हो ना कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो ऊपर की तरफ ही जा रही है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो एनर्जी हमेशा फ्लो करती है, चाहे कोई भी किसी भी फूड चेन की बात कर लो, फॉरेस्ट फूड चेन की, ग्रासलैंड फूड चेन की, या फिर वाटर फ्रूट चेन की बात कर लो, तो सब में जो है यूनिडायरेक्शनल ही एनर्जी फ्लो करती है। मतलब कि हमेशा ही प्लांट से जो एनर्जी डियर में जाएगी, डियर से फिर लॉयन में जाएगी। ऑफकोर्स ऐसा ही होगा, अगर, क्योंकि हमेशा जो डियर है वो प्लांट को खाएगा। कभी ऐसा हुआ है कि प्लांट ने डियर को खा लिया? ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए एनर्जी हमेशा यूनी डायरेक्शन जाती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगी। ग्रीन प्लांट्स कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू फूड चेन। तो यही जो मैंने बताया कि जो ग्रीन प्लांट्स रहते हैं वो सनलाइट का सिर्फ और सिर्फ 1% ही यूज़ कर पाते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं 10% लॉ, कि सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे न्यूमेरिकल आते हैं तुम लोगों के एग्ज़ाम में एकदम। इस बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे ही आएंगे, ये 10% वाले से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करो और दोबारा से देखो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम लोग देख रहे हो कि प्रोड्यूसर से हमेशा एनर्जी ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र होती है, और हमेशा जो एनर्जी है वो लॉस हो रही होती है। अब देखो इस पहले वाले केस में देखो, अगर हम लोग शुरू किए थे 10,000 जूल ऑफ एनर्जी से, और सबसे ऊपर ह्यूमन के पास पहुँचे 10 जूल ऑफ एनर्जी, तो जो एनर्जी का जो लॉस है ना वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए जब भी हम लोग ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं वो 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम लोग 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल की स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोग और ऊपर जाते हैं ना तो एनर्जी एकदम बहुत कम हो जाते हैं, स्मॉल एनर्जी हो जाती है, हम उसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ जब स्टडी करते हैं तो 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल की स्टडी करते हैं। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। सो 10% लॉ क्या होता है? ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, द रिमेनिंग 90% एनर्जी इज यूज्ड इन लाइफ प्रोसेसेस। जो ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र करता है। मतलब उसको जो खाएगा उसको सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी मिलेगी, बाकी 19% एनर्जी वो अपने लाइफ प्रोसेसेस में यूज़ कर लेता है, जैसे डाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इन सब चीज़ों में। Due to the gradual decrease in energy, food chain contain 3 to 4 ट्रॉपिक लेवल। तो इसी के कारण सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही ट्रॉपिक लेवल की स्टडी हम लोग करते हैं। जैसे 1 किलो जूल है, तो ये आई थिंक एरो गलत बनाया हुआ है, तो इस तरीके से। तो नेक्स्ट जाएगा, तो सबसे पहले मान लो ग्रास के पास 10 किलो जूल थी, तो जो ग्रास को खाएगा डियर को 100 किलो जूल मिलेगी। फिर उसको जो खाएगा तो उसको 10% लॉयन को मिलेगी, और लॉयन को अगर कोई खा सकता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 1% मिलेगी। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो इसलिए ये देखो ट्रायंगुलर शेप का बना रहता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब इससे रिलेटेड हम लोग जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड तुम्हारे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहला यही क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि तुम लोगों को बताना है, ये ट्रॉपिक लेवल दे रखा है, तुम लोगों को बताना है कि मैक्सिमम एनर्जी किस में होगी, T1 में होगी, T2 में होगी, या T3 में होगी, या T4 में होगी। मैक्सिमम बताना है और मिनिमम बताना है। तो वीडियो पॉज करो और फिर आंसर बताओ। अगर तुम लोगों ने वीडियो पॉज किया होगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो बेस में होती है, जो सबसे नीचे रहता है, यानी प्लांट्स जो है सबसे नीचे रहते हैं। तो प्लांट्स में सबसे ज़्यादा होगी, तो T1 में मैक्सिमम एनर्जी होगी। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं ना, तो एनर्जी जो है कम होती रहती है। तो मिनिमम एनर्जी किस में होगी? T4 में होगी। आई होप तुम लोगों को सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ डियर इज मिसिंग इन अ फूड चेन गिवन बिलो। तो क्या होगा कि अगर डियर नहीं रहेगा? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो बताओ कि क्या होगा अगर डियर नहीं रहेगा। तो इसका राइट आंसर है कि अगर डियर ख़त्म हो जाएंगे, दुनिया के सारे एक के साथ ख़त्म हो जाए, तो जो टाइगर रहेंगे उनकी पॉपुलेशन जो है घट जाएगी। क्यों घटेगी? क्योंकि वो भूख के मारे मर जाएंगे। अब वो घास तो खा नहीं सकते। जो डियर हैं, जो टाइगर है, उनकी पॉपुलेशन घट जाएगी क्योंकि उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा। पर ग्रास की पॉपुलेशन जो है वो बढ़ जाएगी क्योंकि उनको कोई खाने वाला नहीं रहेगा, तो वो एकदम ग्रो करेंगे, हर जगह ग्रो हो जाएंगे। तो ग्रास की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, टाइगर की पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। इसका ही राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फॉलोइंग फूड चेन ग्रास प्रोवाइडेड 4000 जूल ऑफ एनर्जी टू ग्रास ऑपर। तो ग्रास ने ग्रास ऑपर को दिए 4000 जूल। ठीक है, मतलब ग्रास ऑपर के पास अभी जो है वो 4000 जूल ऑफ एनर्जी है। हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू स्नेक एंड फ्रॉग। तो तुम लोग वीडियो पॉज करो और बताओ कि स्नेक और फ्रॉग के पास कितनी एनर्जी होगी। तो अगर तुम लोगों ने पॉज किया होगा वीडियो, तो इसका राइट आंसर है कि देखो 10% एनर्जी लगेगी, तो ग्रास ऑपर के पास जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी ही फ्रॉग के पास जाएगा। तो इसका 10% क्या होगा? बस एक हटा दो। देखो 10% कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। अगर हम लोगों को 4000 का 10% निकालना है, 10% ऑफ 4000 क्या हो जाएगा? तो 10/% को 100 लिखते हैं, इंटू 4000 करते हैं। तो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कटा, तो आंसर आया 400। ठीक है, ये तो लॉन्ग मेथड है, बट 10% में क्या करो, एक ज़ीरो हटा दो, तो यही है। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 400 जूल। तो जो फ्रॉग के पास है सिर्फ और सिर्फ 400 जूल ऑफ एनर्जी रहेगी। उसी तरीके से जितनी एनर्जी फ्रॉग के पास है उसका सिर्फ और सिर्फ 10% एनर्जी स्नेक के पास जाएगी। तो स्नेक के पास कितनी एनर्जी जाएगी? 400 का 10%, तो क्या हो जाएगा? 40 जूल हो जाएगा। तो स्नेक के पास 40 जूल रहेगी और फ्रॉग के पास 400। आई होप तुम लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग जब सैम्पल पेपर सॉल्व किए तो तुम लोग ज़रूर ऐसा कोई ना कोई क्वेश्चन देखे होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम अच्छे से कर लेना। डिफाइन इकोसिस्टम, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो डिफाइन इकोसिस्टम और ड्रॉ ए ब्लॉक डायग्राम टू शो फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम। तो ये भी कर लेते हैं हम लोग। तो इकोसिस्टम क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इसी को हम लोग इकोसिस्टम बोलते हैं। और तुम लोगों को यहाँ पे ये वाला डायग्राम बनाना है। एनर्जी फ्लो वाले जो डायग्राम है वो यही है, यही पिरामिड बना देना है। तो इसी के साथ हम लोगों ने इस टॉपिक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम लोग कर लिए हैं। बायोमैग्निफिकेशन जो है वो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तुम लोग जब भी सैम्पल पेपर करते होगे, एक ना एक क्वेश्चन तुम लोगों को इससे रिलेटेड मिल जाता होगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ ही लेते हैं कि बायोमैग्निफिकेशन कहते किसे हैं। तो पता है कि जो तुम लोग सुने होंगे कि जो इंडस्ट्रीज़ रहती हैं वो ना हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो डायरेक्ट पानी में डाल देती हैं। मतलब कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसा करती हैं, सबके सब नहीं। तो जो इंडस्ट्रीज़ रहती हैं वो अपना जो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं उसको हम डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ में डाल देती हैं। इवन जो हम लोग फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो जब इरिगेशन करते हैं, मतलब जब हम लोग पानी डालते हैं प्लांट्स में, या फिर जब बारिश होती है, तो ये सारे के सारे जो हार्मफुल केमिकल्स हैं आसपास के नदी में जाके मिल जाते हैं। तो जो हार्मफुल केमिकल्स हैं जब नदियों में जाके मिल जाते हैं तो ऑफकोर्स जो वाटर को है पोल्यूटेड कर देते हैं।
अब देखो ये जो हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं ना, ये थोड़े मतलब अजीब टाइप के सब्सटेंस रहते हैं। वो क्या होते हैं कि बॉडी इन सब्सटेंस को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। मतलब कि अगर एक बार किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये केमिकल्स चले गए तो वो बॉडी उनको बाहर नहीं निकाल पाएगी। हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। तो एक बार किसी भी बॉडी के अंदर वो मतलब हार्मफुल सब्सटेंस चले गए तो मतलब चला गया, जब तक कोई इसको खाएगा नहीं। अगर ये फिश इस इंसेक्ट्स को खाती है जिनके अंदर ये हार्मफुल सब्सटेंस चले गए हैं तो ये हार्मफुल सब्सटेंस जो है फिश के पास चले जाएंगे। तो ऐसा ही होता है। तो सबसे पहले जो हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं वो पानी में मिल जाते हैं। कैसे? जो फैक्ट्रीज डाल देती हैं या फिर जो फर्टिलाइज़र हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके कारण हार्मफुल सब्सटेंस जो है वो पानी में मिल जाते हैं। उसके बाद जब इंसेक्ट्स उन पानी को यूज़ करते हैं, जो वाटरी इंसेक्ट्स रहते हैं उनको हम लोग प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। अभी मैं तुम लोगों को एक अच्छा सा फ़ोटो भी दिखाऊंगी प्लैंक्टॉन्स का। तो ये जो है जब इन पानी को यूज़ करते हैं तो ये जो केमिकल्स हैं इनके अंदर चले जाते हैं। फिर जब फिशेस खाएंगे इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को तो ये जो केमिकल्स हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंस है, वो फिशेस के अंदर चले जाएंगे। फिर डक जब खाएंगे तो उसके अंदर चले जाएगा। तो धीरे धीरे ये जो हार्मफुल केमिकल है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म जाते हैं। अब जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं, एक से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हाई ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं, तो इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। जैसे कि वाटर में सिर्फ और सिर्फ 2 ppm के ये कॉन्सेंट्रेशन थी। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को इससे नापते हैं। तो ppm सिर्फ और सिर्फ 2 ppm थे कॉन्सेंट्रेशन। अब जैसे इंसेक्ट्स ने खाया तो उनके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन हो गई इन हार्मफुल सब्सटेंस की वो 5 ppm हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने ज़्यादा पानी यूज़ किया। उसी तरीके से जब फिशेस ने खाया तो उनके अंदर कॉन्सेंट्रेशन हो गई 200 ppm। क्यों? क्योंकि फिशेस जो है वो बहुत सारे इंसेक्ट्स खाई, हर एक इंसेक्ट्स में 5 था तो बहुत सारे खाए, तो इसलिए उसमें कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई। उसी तरीके से जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं, तुम लोग ये डायग्राम देख रहे होगे, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं इन हार्मफुल सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ती जाती है। और इसी को हम लोग, इसी पूरे फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। आई होप तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है। तो अब हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं। ये देखो, ये जो है ये प्लैंक्टॉन्स होते हैं। प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं? जो वाटरी इंसेक्ट्स को ही हम लोग प्लैंक्टॉन्स बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा डायग्राम है, तुम लोग देख सकते हो। तो बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विथ एवरी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन एंड दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएं, नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, हाई ट्रॉपिक लेवल में जाते जाएं, वैसे इन हार्मफुल सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाए। इसी प्रोसेस को हम लोग बायोमैग्निफिकेशन बोल देते हैं। तो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडीज। एक्यूमुलेटेड मतलब कि इकट्ठा हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये हार्मफुल सब्सटेंस कहाँ पे इकट्ठा होंगे? जो सबसे ऊपर रहेगा। और सबसे ऊपर कौन रहता है? ह्यूमंस रहते हैं ना। तो सबसे ऊपर जो रहते हैं ह्यूमंस रहते हैं, तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस किसके अंदर रहेगा? ह्यूमंस के अंदर ही रहेगा। तो ह्यूमंस ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन फूड चेन। तो इसी वजह से सबसे ज़्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ह्यूमंस के अंदर रहेगा इन हार्मफुल सब्सटेंस की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों के एग्जाम में आएंगे। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस फॉलोइंग हैव हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल्स वो होते हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं। ऐसे केमिकल जो डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं उनको हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स बोलते हैं। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो अभी तक बस ये समझो कि जो डेंजर वाले केमिकल्स हैं। नेम द फेनोमेना एसोसिएटेड विथ इट। तो तुम लोगों को बताना है सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन किस में होगी। तो सबसे ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन उसमें होगी जो सबसे ऊपर है। तो सबसे ऊपर क्या है? ईगल है। ठीक है, ईगल या हॉक है, जो भी है। तो सबसे ज़्यादा इसमें कॉन्सेंट्रेशन रहेगी। और इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सो ऐसे एकदम इजी वाले क्वेश्चन ही आते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। उसी तरीके से ये क्वेश्चन देखो,
द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बीइंग स्टेट द फेनोमेना इन्वॉल्व एंड जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो ऐसा क्यों होता है, सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ह्यूमंस के पास ही क्यों होते हैं हार्मफुल सब्सटेंस के? इसका रीज़न यही है क्योंकि वो सबसे ऊपर बिलोंग करते हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे रहते हैं, उनको कोई खा नहीं सकता, वही सबको खाते हैं, तो इसलिए उनके अंदर इन हार्मफुल सब्सटेंस की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन बींग्स। और इसका जो प्रोसेस है, इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। तो हम लोग इसको पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो, तो ये तुम लोग पढ़ लेना, जो मैंने बताया वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस वाला क्वेश्चन है। द एक्यूमुलेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन बर्ड्स हैव कॉज्ड द डिक्लाइन इन देयर पॉपुलेशन, दिस इज बिकॉज। तो एक्चुअली में ना बायोमैग्निफिकेशन से क्या होता है कि जो है बर्ड्स जो हैं जब इन फिशेस को खा लेती हैं जिनके अंदर ये हार्मफुल केमिकल्स रहते हैं, और ये केमिकल्स फिर इन बर्ड्स के ऊपर चले जाते हैं, मतलब बर्ड्स में चले जाते हैं, तब क्या होता है, ये केमिकल्स जो हैं वो बर्ड्स के अंदर जाके इनके जो एग शेल होते हैं, मतलब जो ये एग जब ले करेंगे, ये जो बर्ड्स हैं जब एग ले करेंगी तो इनके जो एग शेल होंगे वो काफ़ी ज़्यादा थिन होंगे। तो ये क्या करते हैं, बर्ड्स के जो ये हार्मफुल केमिकल्स हैं, ये जो हैवी मेटल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, बर्ड्स का जो एग शेल होता है उसको काफ़ी ज़्यादा थिन बना देते हैं, पतला बना देते हैं। इससे क्या होता है कि जो एग है वो पहले ही फूट जाता है, मैच्योर होने से पहले ही फूट जाता है। फिर अगर ये पहले ही फूट गया तो ये जो एग है वो ख़राब हो गया। इससे क्या होता है कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो घट जाती है। तो बर्ड्स की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन इसलिए हो रही है क्योंकि इनका जो एग शेल है वो पतला हो जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है? इन हार्मफुल हैवी मेटल्स की वजह से, ये हार्मफुल सब्सटेंस की वजह से। इसका एग्जांपल डीडीटी भी होता है। डीडीटी हम लोग फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल केमिकल है। तो द एग प्रोड्यूस बाय दीज बर्ड्स हैव वेरी थिन एंड ब्रिटल शेल्स। इसके वजह से वो पहले ही फूट जाते हैं, इमेच्योर कंडीशन में ही फूट हो जाते हैं और हमारा एग जो है ख़राब हो जाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने करवा दिए हैं, तो वैसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब हम लोग बात करते हैं फूड वेब के बारे में। फूड चेन हम लोगों ने पढ़ लिया था। फूड चेन क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाए, फिर उसको कोई और ऑर्गेनिज्म खा ले, फिर उसको कोई और खा ले, इसी को हम लोग फूड चेन बोलते थे। फूड वेब क्या होता है? बहुत सारे फूड चेन को ही हम लोग फूड वेब बोलते हैं। तो बहुत सारी जब फूड चेन इंटरकनेक्ट हो जाए आपस में, उसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड एंड फॉर्मिंग ए फूड वेब। तो इसी को हम लोग फूड वेब बोलते हैं। और फूड वेब में एक खास बात ये रहती है कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर रहता है, जो सबसे ऊपर हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल से जो बिलोंग करता है, उसके पास ना वैरायटी रहती है। वो चाहे तो इसको भी खा सकता है, या फिर इसको भी खा सकता है, या फिर इसको भी खा सकता है, तो वो अपने टेस्ट को मैनेज कर सकता है। कहने का बात है, मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो सबसे हाईएस्ट जो बिलोंग करते हैं वो किसी को भी खा सकते हैं, उनके पास ऑप्शन रहता है। अब पहले वाले जैसे फूड वेब में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था पहले वाले लेक्चर में, उसमें था कि ग्रास को डियर ने खाया, फिर डियर को टाइगर ने खाया था। टाइगर था या लायन था, जो भी था। तो अगर हम लोग डियर को हटा दें तब क्या होता था? तब टाइगर की पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती थी, कम हो जाती थी, और ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाती थी। ऐसा हम लोगों ने पहले पढ़ा है। पर फूड वेब में क्या होता है ना कि इस टाइगर के पास ना बहुत सारे ऑप्शन हैं। वो चाहे तो गोट को भी खा सकता है। अब बाई चांस डियर मर भी गया, सारे डियर दुनिया में किसी भी तरीके से ख़त्म हो गए, उन सबको कोविड हो गया, तो कोई बात नहीं, टाइगर जो है गोट को खा के ज़िंदा रह लेगा और ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ेगी नहीं क्योंकि सारा ग्रास अब गोट खा लेगी। तो क्या होता है, फूड चेन में स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। फूड वेब में क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। उसमें एक ऑर्गेनिज्म के मरने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। तो जो फूड वेब है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है कंपेयर टू फूड चेन। तो इससे तुम लोगों को डिफ्रेंशिएशन करने पे आ सकता है। देखो ये एग्जांपल है, काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा एग्जांपल है, तो तुम लोग इसको भी देख लेना। तो ये चीज़ आ सकता है कि बताओ फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस है। तो तुम लोग पॉज करके इसको पूरा पढ़ सकते हो, मैं तुम लोगों को समझा देती हूँ। तो फूड चेन क्या होता है, इसमें एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा, फिर दूसरा उसको खाएगा,
फिर आगे, मतलब एक ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही को खा सकता है, यहाँ पे चॉइसेस नहीं है। पर फूड वेब में क्या होता है ना, वो एक ऑर्गेनिज्म चाहे तो उसके पास चॉइस रहता है, तो टाइगर चाहे तो काऊ को खा सकता है, गोट को खा सकता है, या फिर कोई भी डियर को खा सकता है, तो उसके पास चॉइसेस रहते हैं। और फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ फूड चेन, बहुत सारे फूड चेन को ही हम लोग फूड वेब करते हैं जो आपस में इंटरलिंक हो, इंटरकनेक्टेड हो। इन फूड चेन्स member of higher trophic level feeds upon single type, जैसा मैंने बताया था, एग्जाम्पल क्या था, टाइगर वाला एग्जाम्पल जो पहले, टाइगर, डियर और ग्रास वाला एग्जाम्पल। तो जो टाइगर है वो सिर्फ और सिर्फ डियर को खा सकता है, उसके पास एक ही चॉइसेस है। पर फूड वेब में क्या होता है, उसके पास अलग अलग चॉइसेस रहते हैं। हायर मेंबर्स फीड्स अपॉन मैनी ऑर्गेनिजम्स एट लोअर ट्रॉपिक लेवल। फूड चेन जो क्या होता है वो इनस्टेबल रहता है, क्योंकि एक को अगर हम लोग हटा देते हैं तो जो हमारा ग्रास की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, टाइगर की ख़त्म हो जाएगी, तो मतलब जो है स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी ख़राब हो जाती है, फूड चेन जो है इनस्टेबल रहता है। उसी तरीके से जो फूड वेब रहता है ना वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रहता है, क्योंकि उसमें कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता, एक को हटा दो तो जो फूड वेब है वो स्टेबल रहता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चेन होते हैं, यहाँ पे मैनी चेन्स होते हैं। यहाँ पे रिमूवल ऑफ वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्टर्ब द होल चेन, और यहाँ पे रिमूवल ऑफ वन ग्रुप डज नॉट डिस्टर्ब द होल वेब। तो ये तुम लोग पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, फूड चेन और फूड वेब में क्या डिफरेंस होते हैं। तो इसी के साथ हम लोगों का ये लेक्चर एंड होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन और बाकी है, तो ये फूड वेब से रिलेटेड क्वेश्चन है। व्हाट इज़ फूड वेब, गिव फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फूड वेब एंड गिव एग्जांपल। तो ये सब मैंने बता दिया है, तुम लोग देख सकते हो। तो फूड वेब क्या है, इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन को ही हम लोग फूड वेब बोलते हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, तुम लोग पॉज करके जरूर से पढ़ लेना। तो ये जो मैंने बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कि इंटरलिंक ऑफ मैनी फूड चेन इज कॉल्ड फूड वेब। यहाँ पे अल्टरनेटिव पाथवे रहता है, मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को भी खा सकता है, इस कैट को भी खा सकता है, इसको भी खा सकता है, या फिर काइट को भी खा सकता है, तो बहुत सारे हैं। और ड्यू टू ग्रेटर अल्टरनेटिव इट्स मेक इकोसिस्टम स्टेबल, तो इसकी वजह से इकोसिस्टम जो है स्टेबल रहता है और इसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करते हैं। मतलब फूड वेब जो है इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि अब अनस्टेबल नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट ही होगा। और इसका तुम लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, कुछ भी बना देना, ठीक है, 3-4 फूड चेन को आपस में कनेक्ट कर देना। अब ये गलती मत करना कि तुम लोगों ने ग्रासलैंड के फूड चेन को वाटर से कनेक्ट कर दिया है, तो वाटर का अलग ही होता है, ठीक है। कभी भी लॉइन फिश को नहीं खाएगा, ऐसा प्लीज़ मत बताना। खा सकता है बट तुम लोग मत लिख के आना एग्ज़ाम में, वरना गलत हो जाएगा। सो इसी के साथ हम लोगों का ये लेक्चर भी एंड होता है। अर्थ पे जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम होती है वो सब की सब ह्यूमंस की वजह से होती है, मतलब हम ही है जो अपनी अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं। So human activity leads to environmental problems such as depletions of ozone layer and production of huge amount of garbage। और इन्हीं दोनों एक्टिविटी, मतलब इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में जानना है। तो सबसे पहले हम लोग ओजोन के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग गार्बेज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ओजोन के बारे में। तो ओजोन होता क्या है, देखो, ओजोन एक मॉलिक्यूल का नाम है। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हो जाते हैं, उसी को हम लोग ओजोन बोलते हैं। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग ओजोन बोलते हैं। तो इसी मॉलिक्यूल, मतलब ओजोन की हमारी अर्थ के चारों तरफ कवरिंग है। जो ओजोन है वो चारों तरफ एक ब्लैंकेट बना के रखा हुआ है हमारे अर्थ के, इसी को हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं। और ये ओजोन क्या करता है, ये ओजोन लेयर क्या करता है, जो सन से जितने भी यूवी रेडिएशन रहती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रहती हैं, उससे हम लोगों की अर्थ को बचाता है। तो जितनी भी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन रहती हैं वो अर्थ तक नहीं पहुंच जाती, वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। तो ओजोन लेयर क्या करता है, हम लोगों को अल्ट्रा वायलेट यूवी रेडिएशन से बचाता है, ये उसका काम है। अगर ये अल्ट्रा वायलेशन, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन नीचे तक पहुंच जाएंगे तब क्या होगा, तब ये ना बहुत सारे डिजीज कॉज करेंगे, जैसे स्किन कैंसर, कैटरैक्ट और बहुत सारे प्लांट्स को भी डैमेज करेंगे। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होती है और इसी से प्रोटेक्ट करने का काम हमारा ओजोन करता है। तो इसी को हम लोग ओजोन लेयर बोलते हैं।
Ozone layer is a protective blanket around the earth which absorbs most of the harmful UV radiations of sunlight, thus protecting living beings from many health hazards, मतलब disease, hazard मतलब diseases such as skin cancer, cataract, destruction of plants। तो अगर यही जो यूवी रेडिएशन है वो अंदर तक पहुंच जाए तो स्किन कैंसर कॉज कर सकती है। तो इन्हीं से हमारा ओजोन लेयर बचाता है हम लोगों को। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। तो जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, हायर लेवल पे है, जिसको हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, वहां पे प्रेजेंट होता है। इट इज डेडली पॉइजनस एट ग्राउंड लेवल। तो ये जो O3 कंपाउंड है ना, ओजोन जो है वो बहुत ज्यादा पॉइजनस गैस है। अगर हम लोग इसको इनहेल कर देंगे तो हम लोगों को बहुत सारा डैमेज होगा। तो ये पॉइजनस गैस है, तो अगर इसको इनहेल नहीं कर सकते, तो इसलिए ग्राउंड लेवल पे ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस है। पर यही ओजोन लेयर अगर अर्थ के सरफेस पे जाए, मतलब अर्थ के ऊपर रहे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करता है। वो हम लोगों को यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। तो ये हमारे लिए यूजफुल है कि हम लोगों को यूवी रेडिएशन से बचाता है, बट ये हमारे लिए डेडली भी है, क्योंकि अगर इस गैस को हम लोग डायरेक्ट इनहेल कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत सारे डिजीजेस कॉज होंगे, मतलब हेल्थ हैजार्ड कॉज होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ओजोन ये बनता कैसे है, ओजोन मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में ओजोन मॉलिक्यूल बनता कैसे, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तुम लोगों के एग्जाम में आ सकता है। तो होता क्या है कि ऊपर O2 तो है, ठीक है, ऑक्सीजन तो प्रेजेंट है, तब क्या होता है कि यहाँ प्लस नहीं होगा, तो एटमॉस्फेयर के ऊपर हाई टेम्परेचर, जब यूवी रेडिएशन O2 पे पड़ती है तो जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हाई टेम्परेचर। तो हाई टेम्परेचर में क्या होता है कि ये जो O2 है वो टूट जाता है O+O में, इसी को हम लोग फ्री ऑक्सीजन बोलते हैं। फिर एक O2 इस ऑक्सीजन के साथ, फ्री ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और बना लेता है O3, इसी को हम लोग ओजोन बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमारा ओजोन बनता है। ये दोनों स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गया और ये सेकेंड स्टेप होगा, ये तुम लोग अच्छे से याद कर लोगे। तो हाई एनर्जी UV रेडिएशन ब्रेक्स डाउन O2 मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे उसको ब्रेक डाउन कर दिया O+O एटम में, एंड दीस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म ओजोन। तो ये जो एक ऑक्सीजन एटम है वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन कर जाता है और ओजोन बनाता है, और ऐसे ही ओजोन बनता है एटमॉस्फेयर पर। तो ये तुम लोग याद कर लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है, ये दोनों स्टेप्स याद कर लेना। बात करते हैं डिप्लीशंस ऑफ ओजोन लेयर के बारे में। डिप्लीशन मतलब कि जो हमारा ओजोन है, ये जो अर्थ है, मान लो सर्कल अच्छे से नहीं बना, तो ये जो अर्थ है ये ओजोन लेयर है, ठीक है, पूरा। तो ये जो है धीरे धीरे पतली होती जा रही है, बहुत ज्यादा पतली हो जा रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। अभी ऐसा होता क्यों है? तो क्या होता है ना कि जब भी एक केमिकल होता है, मतलब एक कंपाउंड होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको हम लोग शॉर्ट में CFC भी बोल सकते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो क्या करता है कि O3 को जब ये CFC के साथ कांटेक्ट में आता है तो O3 कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन और एक एटम में, ऑक्सीजन एटम में। तो ये O3 को तोड़ने का काम करता है, ये ओजोन को तोड़ने का काम करता है ये कंपाउंड, और इसी की वजह से जो हमारा ओजोन लेयर है वो पतला होता जाता है। तो सबसे पहले ये ऑब्जर्व हुआ था एटलांटिका के ऊपर, वहां पे 1985 में सबसे पहले ओजोन होल देखा गया था। अभी ज्यादा पतला हो जाएगा तो उसी को हम लोग ओजोन होल बोलते हैं। तो डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर ओवर एंटार्क्टिका वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 1985 एंड वाज टर्न एज ओजोन होल, और उसको ओजोन होल कहा गया। दिस डिक्रीज वाज लाइकली एक्सेसिव यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये इसी वजह से होता है कि हम लोग क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज करते हैं, विच इज यूज इन रेफ्रिजरेटर। मतलब अब ये केमिकल कहाँ रहता है? तो ये रहता है रेफ्रिजरेटर के अंदर, पीसीस के अंदर, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर, एरोसोल स्प्रे के अंदर। तो इन सब चीज़ों के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन पाया जाता है, और जो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहा है वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहा है। तो इसीलिए सब लोग बोलते हैं कि जब आप लोग AC चलाया करो तो जो सारे खिड़की दरवाजे हैं उसको बंद करा करो, जैसे कि बाहर ना जाने पाए AC का जो हवा रहता है। ये देखा, ये जो पर्पल कलर का है ये ओजोन होल है। यहाँ पे जो ओजोन है ना वो बहुत पतला हो गया है,
तो इसीलिए इसको अलग कलर से डिनोट किया गया है। ये बाद में बन जाते हैं बट इनको बनने में काफ़ी टाइम लगता है, तो इसीलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो, एक रूल साइन हुआ था, ठीक है, एक प्रोटोकॉल साइन हुआ था। प्रोटोकॉल मतलब रूल एंड रेगुलेशन को ही हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो 1986 में सारी कंट्रीज आपस में बैठी और एक मीटिंग करी, और उस मीटिंग में हम लोगों ने कुछ रूल बनाए और उसी को हम लोग बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। तो उस मीटिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि कैसे हम लोग इस CFCl की प्रोडक्शन को CFC की प्रोडक्शन को कम कर सकें, जिससे कि हम लोग हमारे जो ओजोन लेयर है उसको बचा सकें। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये हुआ था इस CFC की प्रोडक्शन को कम करने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम UNEP सक्सेस्ड इन फॉर्जिंग ए एग्रीमेंट टू स्टॉप CFC प्रोडक्शन एट 1986। तो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1986 में। बस ये याद रखना कि क्योटो प्रोटोकॉल ओजोन के लिए हुआ था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ ओजोन बीइंग डेडली पॉइजनस कैन स्टिल परफॉर्म ए एसेंशियल फंक्शन फॉर अवर एनवायरमेंट। तो ओजोन जो है, जो ओजोन गैस है, वो हमारे लिए डेडली पॉइजनस है, वो पॉइजनस गैस है, पर फिर भी वो हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है, स्टिल परफॉर्म ए एसेंशियल फंक्शन। और वो एसेंशियल फंक्शन क्या है? वो हम लोगों को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है। तो तुम लोग वीडियो को पॉज करके इस पूरे आंसर को अच्छे से पढ़ सकते हो। तो ओजोन लेयर क्या करती है? हम लोगों को अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाती है और टेम्परेचर भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है। तो ये दो काम जो है ओजोन लेयर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ओजोन फॉर्म इन अपर एटमॉस्फेयर? स्टेट इट्स इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स डिप्लीशन एंड राइट वन इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन। तो पूरा का पूरा ओजोन वाला टॉपिक इसी क्वेश्चन में आ गया है। तो ओजोन लेयर क्या करती है? ओजोन अपर इन्वायरमेंट में कैसे बनती है? एटमॉस्फेयर में, वही जो मैंने बताया था। ये वाला रिएक्शन तुम लोगों को लिखना होगा, दोनों स्टेप लिखना, हमेशा एक स्टेप मत लिखना, दोनों स्टेप लिखना। तो O2 के साथ एक ऑक्सीजन एटम कंबाइन बनता है और बना लेता है ओजोन। तो ये वाला यहाँ पे लिखना है। तो इसी से ही जो है एटमॉस्फेयर में फॉर्म होती है ऐसे ही ओजोन लेयर। इसका इंपॉर्टेंट क्या है? ये हम लोगों को UV रेडिएशन से बचाती है। और क्या चीज रिस्पॉन्सिबल है इसके डिप्लीशन के लिए? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पूरा तुम लोग एग्जाम में शॉर्टकट मत यूज करना, पूरा का पूरा कंपाउंड का नाम लिखना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक हार्मफुल इफेक्ट, तो हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि अगर ये UV रेडिएशन नीचे तक पहुंच जाएगी, ठीक है, सो सॉरी, तो अगर ये UV रेडिएशन नीचे तक पहुंच गई तो वो कॉज करेगी स्किन कैंसर, कैटरैक्ट। और कैटरैक्ट जो है वो आई डिजीज होती है, जो वहाँ पे आइस के ऊपर एक सफ़ेद सी परत जम जाती है, उसी को हम लोग कैटरैक्ट बोलते हैं। तो कैटरैक्ट कॉज करेगी और बहुत सारे प्लांट डिजीज कॉज करेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें UV रेडिएशन कॉज करेंगी अगर जो है डिप्लीट हो जाए ओजोन लेयर। सो ये रही पूरा का पूरा इतना बड़ा साहस है। तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से देख सक लेना, या फिर तुम लोग PDF से भी देख सकते हो। PDF में प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है MSP नॉलेज ऑफिशियल। तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी कर लेना। मैं कोशिश करूँगी कि इसके नोट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर सकूँ, तो तुम लोग डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर पाओ, जिसकी वजह से तो मैं दोनों काम करने की कोशिश करूँगी, पर तुम लोग टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं गार्बेज डिस्पोजल की, ठीक है। तो ओजोन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग सेकेंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की बात करते हैं, जो है गार्बेज। तो जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल और इम्प्रूव होती जा रही है, वैसे वैसे जो वेस्ट मटेरियल की जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ती जा रही है। हम लोग ज़्यादा चीज़ें वेस्ट करने लगे हैं। इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल हैव रिजल्ट इन एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो अब हम लोग गार्बेज के ऊपर बात करते हैं।
तो जो गार्बेज है वो दो टाइप के होते हैं, पहला हो गया बायोडिग्रेडेबल गार्बेज और दूसरा हो गया नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज। तो बायोडिग्रेडेबल गार्बेज हम लोग उनको बोलते हैं ऐसे कंपाउंड जो इजीली डिकम्पोज हो जाए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, उनको हम लोग बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बोलते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहे हो वेजिटेबल पील्स हो गए, फ्रूट्स हो गई, तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो इजिली डिकम्पोज हो जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इसका एग्जांपल वेजिटेबल, फ्रूट्स, पील्स, कॉटन, जूट, डंग, पेपर, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है इजीली डिकम्पोज हो जाएंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, तो इन्हीं को हम लोग बायोडिग्रेडेबल गार्बेज बोलते हैं। उसी तरीके से दूसरा टाइप होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो ये होते हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाते हैं, जैसे प्लास्टिक। तो प्लास्टिक इजीली डिकम्पोज नहीं हो पाती, इनको डिकम्पोज होने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं। तो सब्सटेंस विच कैन नॉट, तो हम लोग इसको कैन नॉट के ही कैटेगरी में लाते हैं। द सब्सटेंस विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। एग्जाम्पल प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, तो ये सारी की सारी चीजें हैं वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। तो ये तुम लोग याद कर लेना, दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है एग्जाम में। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग कैसे वेस्ट को डिस्पोज करते हैं, मतलब कि कैसे इतने सारे वेस्ट मटेरियल से हम लोग छुटकारा पाते हैं। तो पहला है कि हम लोग बायोगैस प्लांट बना सकते हैं। तो बायोगैस प्लांट क्या होता है कि हम लोग बड़ा सा गड्ढा खोदते हैं और उसके अंदर बायोडिग्रेडेबल चीज़ें डाल देते हैं और उसको एक कवर कर देते हैं। तो बाद में जब ये सारी चीज़ें डिकम्पोज होती हैं तो गैस प्रोड्यूस करती है, जिनको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। और ये बायोगैस क्या होता है, ये एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। जैसे एलपीजी होता है ना, उसी तरीके से हम लोग बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं, तो उससे खाना वाना बनाने में हम लोग इसका हेल्प कर सकते हैं। तो हम लोग बायोगैस प्लांट खोल लेते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खोलते हैं। सीवेज मतलब जो नाली वाली का कचरा होता है उसे को हम लोग सीवेज बोलते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या होता है कि वहाँ पे हम लोग सीवेज को डालते हैं, उसको क्लीन करते हैं, उसके अंदर के जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया उसको मारते हैं और फिर जो सारा पानी है वो रिवर आसपास के रिवर में डाल देते हैं। तो हम लोग सीवेज प्लांट से भी हम लोग वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज करते हैं। उसी तरीके से हम लोग लैंड फिलिंग करते हैं। लैंड फिलिंग क्या है, सीधे सीधे हम लोगों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा, उसके अंदर सारी चीज़ें डाल दी और ऊपर से उसको कवर कर दिया, बाद में उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया। तो इससे क्या होता है, कुछ महीनों में, इवन साल भी लग सकते हैं, तो इसके अंदर का जितना भी मटेरियल है वो डिकम्पोज हो जाता है। कंपोस्टिंग कर सकते हैं। कंपोस्टिंग हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट का करते हैं। ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे हो गया प्लांट वेस्ट, हो गया वेजिटेबल पील्स, हो गई एनिमल वेस्ट हो गया, तो उन्हीं को हम लोग ऑर्गेनिक वेस्ट बोलते हैं। तो उससे हम लोग कंपोस्टिंग करते हैं। कंपोस्टिंग मतलब कि उसको हम लोग एक बड़े से गड्ढे में डालते हैं सारी चीज़ों को। मैं तुम लोगों को डायग्राम दिखा देती हूँ कंपोस्टिंग का। तो देखो यहाँ पे कंपोस्टिंग कर रहे हैं हम लोगों ने, सारे जो वेस्ट है उसको एक गड्ढे में डाला और उसको ऊपर से ढक दिया। 2-3 मंथ बाद ये जो है ये मैन्योर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब मैन्योर मतलब खाद। और इस मैन्योर को हम लोग डालेंगे प्लांट्स में और प्लांट्स फिर ग्रो अच्छे से करता है, मतलब फर्टिलाइजर का काम करता है। नेचुरल फर्टिलाइजर इज नोन एज मैन्योर। तो ये मैन्योर बन जाता है, तो इसी को हम लोग कंपोस्टिंग बोलते हैं। इसमें अर्थवॉर्म का बहुत बड़ा रोल रहता है। रेड अर्थवॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग रिसाइकिल करते हैं। तो ये भी जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, ये सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिस्पोज करने के तरीके थे। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसको हम लोग ज़्यादातर रिसाइकिल कर लेते हैं। रिसाइकिल मतलब कि हम लोग जैसे कि कोई भी प्लास्टिक चीज़ तुम लोगों ने रिसाइकिल की, तो उस प्लास्टिक को पिघला के कोई और नई चीज़ बना दी है, चेयर बना दी। मान लो एक प्लास्टिक चेयर थी, ठीक है, प्लास्टिक चेयर थी, तो उसको पिघला के हम लोगों ने प्लास्टिक की प्लेट्स बना दी, फिर और भी कोई चीज़ बना दी, तो इसको हम लोग बोलते हैं कि हम लोग रिसाइकिल कर रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर रिसाइकिल टू मेक न्यू आइटम्स। उसी तरीके से रीयूज, अच्छा रिसाइकिल का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल है कि तुम लोग जितने भी बुक्स रिसाइकिल करते हो ना, जितनी भी किताबें तुम्हारी जो पुरानी हो जाती हैं उसको रिसाइकिल कर देते हो, तो उससे न्यूज़पेपर बनते हैं। तो इसलिए जो न्यूज़पेपर का जो मटेरियल है वो थोड़ा सा क्या लो मटेरियल बोलेंगे, या फिर मतलब उसके जो पेपर्स हैं वो ज़्यादा ब्राइट नहीं रहते इस वजह से, क्योंकि वो रिसाइकल पेपर से बने रहते हैं। तो रिसाइकिल में हम लोग दोनों चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को भी हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं और बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को भी हम लोग रिसाइकिल कर सकते हैं।
रीयूज़ मतलब कि हम लोग कोई चीज़ दोबारा से यूज़ कर सकें। इसमें एग्जांपल भी दिया है कि न्यूज़पेपर को हम लोग एनवलप बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, तो यूज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें तुम लोग याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में आ सकता है ये सारी के सारी जो 6 चीज़ें हैं, बस एक बार पढ़ लोगे तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये चैप्टर ख़त्म कर लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब तो तुम लोग ज़रूर से कर लेना, क्योंकि अब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। अब जितने भी चैप्टर हैं उन सब के हम लोग वन शॉट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। सो इसी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना, और तुम लोगों को इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, या फिर तुम लोग टेलीग्राम ज्वाइन करके भी डाउनलोड कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।